नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करते हैं वह अपना चेहरा उपन्यास का आखिरी भाग। इससे पहले कुछ कहना चाहूँगी। वह अपना चेहरा एक वो तलाश है जो एक चेहरे से शुरू होकर जीवन पद्धति एवं मान्यताओं से होती हुई नैतिक मूल्यों तक जाती है। इसमें नौकरशाही का परिवेश है, दफ्तरी मानसिकता है, फाइलों इमारतों की दुनिया है। एक ऐसा तनाव भरा हुआ है जो अपने स्वभाव से विपरीत इंसान को ले जाता है। चेहरे भी फाइलों की तरह ही घूम रहे हैं। अपना चेहरा वह चेहरा हो जाता है जो दूसरों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। अंत में उसका भी चेहरा वही निकलता है जिसके लिए वो स्वयं लड़ाई लड़ रहा था। धन्यवाद। शुरू करूंगी उपन्यास। स्पेशल पे वाली जगह तो मिल गई। मैंने नई जगह पर काम भी करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे अंदर की सारी हवा निकल गई थी। हर क्षण पिचका पिचका सा महसूस होता था। उन दिनों दरख्तों के पत्ते झड़ते देखते रहने का मेरा मन बहुत करता था। कैसे हवा आती है और उन्हें वहार कर कहीं से कहीं लेकर चली जाती है। उस वक्त मेरे अंदर खालीपन बहुत था। आंखें वीरान सड़कों पर जमी रहती थीं। मैं खुद को बहुत उदासी में घेरे हुए था। कुछ संपर्क टूटे थे, कुछ संबंध भी खत्म हुए थे। मैं व्यक्तिगत स्तर पर मिलकर भी सामान्य नहीं हो पा रहा था। जैसे केशवदास के व्यक्तित्व से आक्रांत था, अब तक और मुझसे उतरकर कहीं अलग गिर रहा था, तो मैं एकदम बेकार हो आया था। शायद वह मेरी ही प्रकृति रही होगी ऐसी, जिस वजह से आज मेरी ये हालात थी। सारे उलझाव फालतूपन के महसूस हो रहे थे। अब मैं एक और चीज महसूस कर रहा था, अपनी आम दिनचर्या का। उसमें कितना दुबका हुआ रहता था और खुश रहता था। ये आदमी को जीवन से कुछ पूरे और संतुलित ढंग से जोड़े रहती है। मस्तिष्क के स्तर पर ज्यादा उलझकर हमारा यह नैसर्गिक जुड़ाव टूट जाता है। मैं इस साधारण धरातल पर भी खुश था। कुछ उसी किस्म की खुशी थी यह जो एक लंबे धूल भरे सफर के बाद नहा डालने से मिलती है। लेकिन भीतर का सब कुछ जब तक पूरा का पूरा खाली न किया जाए, वैसी सरलता नहीं आ पाती। एक शाम जब मैं फ्लैट वाली बड़ी इमारत से नीचे उतर रहा था, सीढ़ियों पे मजे लेते हुए दौड़ता हुआ आ रहा था कि सामने से रचना आ गई। वह सिर नीचा किए हुए साड़ी को उठाती हुई पहली सीढ़ी चढ़ने को तैयार थी कि मुझे देखकर उसने अपने कदम वापस ले लिए। मैंने उसे देखकर कहा, कहिए यहाँ कैसे? मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया। मैं मुस्कुराया था। वह एक चौंकती हुई मुस्कुराहट रही होगी मेरी। मेरे अंदर ढेर सारा आत्मविश्वास था जो अमूमन रचना या केशवदास के सामने नहीं होता था। यह इसलिए कि उन सारी बातों से मुक्त हो रहा था और अब काफी स्वस्थ भी था। वह काला शॉल ओढ़ रखी थी, किताबें लिए हुए थी एक छात्रा की तरह। काफी थकी थकी सी दिख रही थी। थकान में एक तरह से उसका सारा कुछ डूबा हुआ था। एक मासूम सरलता भी जाने कहां से आकर उस पर गोट सी चढ़ गई थी। मैं आज तक जिसको कभी ढूंढ ही नहीं पाया था, ग्रेस शायद इसी को कहते हैं, जो उसके व्यक्तित्व में अब धीरे धीरे उग रही थी।
किताबों को जो हाथ पकड़े हुए था उसकी वहाँ शॉल से झांक रही थी, उसका वह हिस्सा जो बाह को कोनी से जोड़ता है बेहद प्यारा लग रहा था। ऑफिस से लौट रही हैं? मैं फिर पूछ गया। मेरे पहले सवाल का जवाब उसने एक खामोश मुस्कुराहट में दिया। सिर्फ मुस्कुराहट, इसमें प्रश्न और उत्तर की संभावना दोनों को ही घोलकर गायब कर दिया गया था। मुझे बताने की जरूरत भी नहीं थी कि वह उस इमारत में क्यों और कहाँ आ रही है। हाँ, काम बहुत हो जाता है आजकल। आप थकी सी दिखती हैं, लिफ्ट क्यों नहीं ले लेती? लिफ्ट के लिए इंतज़ार तो मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मुझ में इतना कभी धैर्य था ही नहीं। हमेशा से मैंने सीढ़ियाँ ही इस्तेमाल की हैं। उसके बाल भी रूखे रूखे और उड़े उड़े हुए थे। कभी कभी एक हाथ में कड़ा पहने हुआ करती थी, आज वह भी खाली था। गले में सिर्फ एक जंजीर थी। चेहरा उसका चिकना नहीं था, लेकिन जंजीर के आसपास अब भी चिकनाहट थी, जैसी ट्रेनिंग कॉलेज के समय उसके चेहरे पर लबालब थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरे यहाँ तो नहीं आई होंगी। वह फिर मुस्कुराकर बात को टाल गई। मुझे हल्का सा अफसोस हुआ कि यह यहाँ से किससे मिलने आई है। कभी आइए ना मेरे यहाँ भी। वह बात उतनी ही अनौपचारिक बैठी जितनी लगती थी। श्योर, समय मिलते जरूर आऊँगी। शायद वह चल देती, पर मैं वहाँ अड़ा खड़ा था, उस पर बड़ी ही प्रशंसात्मक नजरें फेरता हुआ। आप किधर जा रहे हैं? उसने मुझे रास्ते से तब भी हटने की याद दिलाई होगी। कोई खास जगह नहीं, इधर ही घूमने जा रहा था। कॉफ़ी पिएं? मैंने झटके में कह डाला। सोचता तो हिम्मत वगैरह बटोरने की बात उठती। नहीं, फिर कभी। क्यों? तब मुझे वे खत याद आ रहे थे जो वह कभी लिखा करती थी मुझे। डियर लॉर्ड बर्नर्ड, माय डियर वनी। प्यार वाला वह नाम जो फेनेला ने दिया था। भावनाओं की वे कुरेदें कहाँ थीं? क्या यूं ही सारी कुरेदें साफ हो जाती हैं देखते देखते? एक अजीब कोमलता में मैं पिघल रहा था, और जहाँ तक उसे अब काफ़ी स्निग्ध नज़रों से देख भी रहा था। कहाँ जाना है? कहीं नहीं, यहीं मिसेस शर्मा तक। तब फिर क्या है, आइए थोड़ी देर को। वह एक तरफ मैंने पकड़ ली थी। मैं जानता था मिसेस शर्मा से तो उसकी बिल्कुल नहीं बनती है, ज़रूर ही कहीं और जा रही होगी, लेकिन बताना नहीं चाहती थी। आप थक गई होंगी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते? मैंने पूछा। मैं आगे आगे चल रहा था। अंदर से धुकधुकी बढ़ी हुई थी। हल्का सा डर भी था कि कहीं कोई देख ना ले। लिफ्ट ले लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, मैंने कहा। वह एक फालतू सी बात थी जिसे कहना भी बेकार ही लगा मुझे। यह तो अमरू का कमरा है। जब मैं चाबी लगाने लगा तब उसने कहा। मैं उसे अनायास ही इधर ले आया था। यह तो नहीं कहा जा सकता, पर यह सच है कि इस किस्म की मेरी कोई पूर्व योजना नहीं थी। हो सकता है उसमें खोया खोया कब मैं गलत सीढ़ियाँ चढ़ गया और अचानक ही मेरे अंदर ये साजिश पैदा हो गई, और उससे आज अकेले में होने की बलवती इच्छा के आगे मैं ढहता चला गया। कुछ अपने को उस वक्त दिलासा जरूर दी थी मैंने कि उससे बातें करूँगा, उसे केशव दास के प्रति खबरदार भी कर दूंगा, उसके मिसेस शर्मा के साथ जो चक्कर हैं वह भी बता दूंगा, और इस सब के लिए मुझे एकांत की ज़रूरत थी, उसके ही हित में। शायद यह आशंका भी काम कर गई थी कि मेरे कमरे की तरफ मेरे अड़ोसी पड़ोसी मिल सकते थे। आजकल यहीं लिखता पढ़ता हूँ, सोचा आपको अपने ही माहौल में बिठाकर कॉफ़ी पिलाऊं। वह इत्मीनान से अंदर आकर बैठ गई। बेकार का अधकचरापन उसमें कभी भी नहीं था। बैठिए। मैंने
कुछ बिखरी हुई पत्रिकाएं समेटते हुए उस कमरे में अभी एक बार भी नहीं बैठा था। सिर्फ सुबह सफाई कराते वक्त जरूर आता था, जो उसमें अमरू की पत्रिकाएं ही उलटता पलटता रहता था। आज वैसी ही छोड़ गया था। वह एक कुर्सी पर बैठ गई। अपनी किताबों को उसने बगल में रखी तिपाही पर रख दिया। अच्छा बोलिए, कॉफ़ी लेंगी या चाय? आज खिदमत करने का मौका दें मुझे। क्या तकलीफ क्यों उठा रहे हैं आप? मैं कुछ घबरा गया। घबराहट छिपाने के लिए किचन में जल्दी से घुस गया और स्टोव जलाकर 2 कप पानी चढ़ा दिया मैंने। कॉफ़ी या चाय घर पे है भी कि नहीं मैंने देखा भी नहीं। मुझे अपनी ही बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही थी। कॉफ़ी नहीं थी पर थोड़ी चाय पड़ी थी, दूध भी एकदम नहीं था। खैर, हम दोनों को ही इससे कोई सरोकार नहीं था। मैंने खुद को बटोरा और वाकई में किचन से बाहर आया तो उतना घबराया हुआ नहीं था। वह भी अपनी कोई किताब उलट पलट रही थी। अब तो आप जब से इस दफ्तर से आई हैं, मुलाकात ही नहीं हो पाती। हाँ, थोड़ा दूर तो है, पर आपके घर से तो काफ़ी पास है। घर आने के बाद मैं उसके दफ्तर नहीं आता, क्योंकि तब वहाँ के शब्दास होगा। मैं कहते कहते रुक गया। अच्छा, कोई अच्छी बात नहीं लगी कि उसे बुलाकर इस तरह उसे कोई ठेस पहुँचाता। मैं अभी अभी उससे आत्मीयता भरी मुझे बातें करने का मन कर रहा था। अब आया करूँगा। बड़ी किताबें लाई हैं। मैं उठकर उसके पास बैठ गया और किताबों को उठाकर पलटने लगा। वह मेरे बेहद नज़दीक थी। उस वक्त अगर मैं कुछ कहता तो निश्चित ही मेरी आवाज़ कांप गई होती। ब्रिटिश काउंसिलिंग लाइब्रेरी पास ही है, वहीं से ले आती हूँ। जब यहाँ थी तभी मेंबर बन गई थी। यहाँ रहने का एक बड़ा फ़ायदा यह लाइब्रेरी और थिएटर हैं। मैं वहाँ ज़्यादा देर न टिक सका, वापस अपनी जगह चला आया। इतना नर्वस होने पर अच्छी खासी कुड़न हो रही थी। आप क्यों नहीं मेंबर बन जाते? आप प्रपोज कर देंगी? मैंने उससे कहा। उसने कुछ दूसरा अर्थ भी शायद निकाल लिया होगा। यही वह बिंदु था जहां पर वह चाहे तो मुझे खींच सकती थी। उसका अपनत्व साथ मिलता तो मैं एक बेहतर इंसान बन सकता था। उस गंदगी से तो निश्चित दूर रह लेता जो मुझ में इकट्ठा होती जा रही थी। क्यों नहीं, मैं भी तो सभी को सदस्य बनने को कहती हूँ। आप कार्ड ले आइए। उसने बाहर से सरल दिखाते हुए पर भीतर से काफ़ी चालाकी से मेरी बात की नोक को फाड़ डाला था। वह किसी को भी विशिष्ट नहीं बनने देती थी, सबको साधारण धरातल पर इसी तरह ला पटकती थी जैसे कि कोई विशेष बनने की कोशिश करता होगा। एक को छोड़कर केशव दास के क्या हाल हैं, ठीक होंगे? वह मुझे क्या मतलब भी कह सकती थी। उन 2 शब्दों से यह जाहिर था कि वह अपने उन मामलों में दखलंदाजी पसंद नहीं करना चाहती थी। वह मेरे पैनेपन को ताड़ भी गई होगी, क्योंकि केशव दास का नाम आते ही मेरा चेहरा जरूर कहीं से टेढ़ा हो गया होगा, व्यंग महका होगा। चाय छोड़िए, मैं अब चलूँगी फिर कभी। अरे, अब तो पानी भी उबल गया है। मैं नहीं चाहता था कि वह जाए और कुछ नहीं तो बैठी ही रहे। अच्छा था कि मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया था। मैं तो नहीं चढ़ा हुआ था, पानी उसे रोक रखने की सामर्थ्य रखता था। मिसेस शर्मा शाम को निकलती नहीं, घर पर ही रहेंगी, आप फिक्र ना करें। क्यों, निकल भी सकती हैं, नहीं जाती मुझे मालूम है। अच्छा, आपको उनकी दिनचर्या में काफ़ी दिलचस्पी है। एक शरारत भरी उत्सुकता मेरे चेहरे पर विछाते हुए उसने कहा।
शायद वह बात को मात्र दिलचस्प बनाने का पेंच था। उसे वाकई उत्सुकता थी जानने की कि मुझे मिसेस शर्मा में किस हद तक दिलचस्पी है। मैं मुस्कुराकर रह गया। उसने भी बात को वहीं छोड़ दिया। बातचीत के रास्ते तेजी से बंद हो रहे थे। चाय पर बात कर ही चुका था। मिसेस शर्मा पर जरूर केशवदास के प्रसंग के अतिरिक्त और कुछ बात हो सकती थी। उस क्षण ऐसा लगा जैसे मेरे पास बात करने को कुछ नहीं था, उसे जाने दिया जाए। इस ख्याल से मैं चाय जल्दी लाने के लिए रसोई घर में घुस गया। माफ़ कीजिएगा, दूध नहीं है, बगैर दूध आपको चाय पिलाता हूँ, मैं अंदर से ही कहा। मुझे ताज्जुब था अपने पर, अपनी बात और स्वर पर। मैं उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे उसे वर्षों से जानता हूँ, उसका घनिष्ठ हूँ। आप क्यों परेशान होते हैं? रहने दीजिए, अभी वहाँ पीनी पड़ेगी। वह रसोई घर के मुंह पर आ गई थी। मैंने उसकी तरफ क्या वाकई के अंदाज में देखा और मुझे अपना आत्मीयता में फिर एकदम पिघलता हुआ लगा। जैसे मैं उसे चाहता रहा हूँ इन तमाम दिनों, ट्रेनिंग, कॉलेज से ही, वह जैसी जो कुछ थी, और यहाँ वहाँ तो लेना ही है। वह मुस्कुराकर कह रही थी। मैंने स्टोव बंद कर दिया। खौलते पानी में बुलबुले अब भी उठ रहे थे। स्टोव को वैसा ही छोड़कर मैं करीब करीब उसके पीछे रसोई घर से बाहर निकल आया। मैं ठीक उसके पीछे चल रहा था। वह कदमें मुझसे काफ़ी छोटी थी। केशवदास की तो वे बच्ची लगती थी, उम्र में भी और कद दोनों में ही। फिर केशवदास एक मक्खी जो बार बार भनभनाकर इधर उधर आता ही रहता था, एकदम उसके पास और करीब। मुझे उसकी वहाँ का वह गदराया हिस्सा याद आ गया और मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया। यह क्या करते हैं? मैंने गर्दन के उस हिस्से पर अपने होठ गाड़ दिए, जैसे आंख बंद कर सर्द पानी में डुबकी मारते हैं। मेरे होठ एक ठंडी मीठी मांसल सिल पर तैर रहे थे। मेरा सारा व्यक्तित्व होठों में सिमट आया था। उसके गालों पर वहाँ बेहद ठंडा था, या मेरे होठ ही कुछ ज़्यादा जल रहे थे। यह क्या पागलपन है? वह छुड़ा रही थी पीछे से घिसटते हुए। अब तक मैं उसे बांध चुका था। उसकी वे बातें सिर्फ औरताना थीं, पर मैं कुछ पागल जरूर हो आया था। पीछे से ही उसकी गर्दन पर सिर गाड़े हुए अनाप शनाप बकता जा रहा था, कुछ उस किस्म की बातें जिन पर सामान्यतः मैं हंसता था। वे सब बातें सिर्फ अपनी अचकचाहट दबाने के लिए थीं, उन हरकतों की झेप मिटाने के लिए थीं, या एक माहौल बनाकर उसे फंसाने के लिए थीं। मैंने उसे अपनी तरफ मोड़ा, उसे और चिपकाया। उसका प्रतिकार कुछ कम पड़ा था, मैं ही कुछ ज़्यादा ताकत लगा बैठा था। उसे मैंने सब तरफ से चूम डाला। याद नहीं कितनी बार बांस के उसी हिस्से को, उसकी पूरी कलाई को अपने मुंह में भरा, बाहों को इधर उधर कहीं से भी उठाकर। जब ज्वार शांत हुआ तब हम दीवार पर धंसे हुए थे। उसकी बाहें उठाकर मेरे कंधों के ऊपर से मेरी गर्दन के आर पार थीं, और वह अपने पैरों के ऊपर कुछ उठी हुई, एक तरह से दीवार पर किसी मड़ी हुई तस्वीर की तरह झुकी हुई थी। उसके शरीर में कुछ नहीं था, वहाँ सब कुछ ढीला ढाला था। छातियों में कुछ नहीं था, वहाँ पर जरूर झुर्रियों के पहले की चिकनाई उतरा रही थी। गाल पर तिल अब भी खूबसूरत था। मैंने उस तिल को एक बार फिर मुंह में भर लिया। उसके होठों की लिपस्टिक करीब करीब धुल चुकी थी और उन पर होठों की आम लालिमा होने का गुमान होता था। मैंने उसके होठों को एक बार और चूमा। इस बार उसने भी साथ सा दिया। कोई स्वाद नहीं आया। अलग होकर मैं कुछ टूटा सा महसूस कर रहा था। हल्का सा पश्चाताप भी था कि मैं उसकी नज़रों में गिर गया था, पर वह एक बचकाना ख्याल था, और यूं उसकी नज़रों में कुछ बनकर या उठकर भी क्या होता।
हवा के एक आवारा बगुले की तरह सब कुछ उड़ गया था एक क्षण के तीखेपन में। अगर वह हवस की एक आकस्मिक झोंक थी तो मुझे उसे पूरी तरह पाने के लिए झपटना चाहिए था, और यह मैं उस स्थिति में थोड़ा सा कायदे से चलकर कर सकता था। अगर यह सिर्फ मेरे चोट खाए अहम के लिए ही था तो एक तरह का बलात्कार था, वह भी कमबख्त अपने पूरे रूप या रूह के साथ नहीं। मुझे बीच में कहीं जाकर उस पर प्यार सा फिर आने लगा था। सभी कुछ आधा था क्योंकि सब कुछ आधा ही रहा था। शायद यह सब इसलिए कि हम झूठ और बनावटीपन में ही झूलते रहे। केशव दास की रचना से कभी भी मेरे वे संबंध न बन सके जहाँ मैं भीतर का असली सच बाहर ला सकता, आकार ला सकता, उन तक जा सकता कि उसका मुझ तक थोड़ा बहुत भी प्यार पहुँच पाता। एक टुकड़ा शुरुआत भर ठीक ठाक हुई थी। फेनेला के लिए बनती आकांक्षा और केशव दास में एक कद्रदां और उदार मददगार व्यक्ति के दर्शन, ये दोनों कुछ ठहराव पा पाते तो मेरा भी कुछ अच्छा बाहर आता। लेकिन हमारी नकली दुनिया, स्वार्थ और स्वार्थ से ओतप्रोत इस परिवेश ने सब कुछ पर स्याही बिखेर दी। क्या कुछ असली नहीं पनप सकता यहाँ? जी नहीं। यह सब अपनी बर्बादी के लिए दूसरों को दोषी ठहराने के अलावा कुछ नहीं है। मुझी में कुछ नहीं है था, तभी तो मेरा परिवेश मुझे उस तरह रंगता चला गया। पर कहीं थोड़ा सा कुछ हुआ जरूर था, एक लावारिस छटपटाहट जो इधर उधर जब कभी भी घुमड़ती रहती, आखिर कहीं जाकर खुली थी और खुलकर फटी भी थी। मुंह की लिपस्टिक साफ करने के लिए मैं जब वॉश बेसिन के शीशे पर झुका तो मुझे अपनी उंगलियां भी कुछ कांपती सी लगीं, एकदम केशव दास की उंगलियों की तरह। मैं शीशे के सामने से हट गया तो यह वह सांचा था जिसमें मैं ढल रहा था। क्या अब भी मैं अपने को बचा सकता हूँ? रचना ड्रेसिंग टेबल पर बैठी काफी निश्चिंतता से अपने बाल संभाल रही थी। धन्यवाद। ये था वह अपना चेहरा का अंतिम भाग। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ऐसा ही एक नया उपन्यास जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, बिगड़ते बनते रिश्तों के लिए समझना, खुद को समझना और अपने आगे वाली पीढ़ी को समझाने के लिए, तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।